सो है गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पेंटेस्ट हिंट। तो आज का वीडियो है कि आप कैसे ओएससीपी की प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर ओएससीपी से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल कि कब ओएससीपी की तैयारी करनी चाहिए, कितना आपको प्रैक्टिस करना होता है, किस प्लेटफॉर्म पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लैब लेने से पहले। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो आज एक छोटा सा एक इंटरव्यू है जिन्होंने रिसेंटली ओएससीपी क्लियर किया है। तो उनका नाम है सौरभ कुमार पांडे, जिन्होंने अभी ओएससीपी जस्ट क्लियर किया है। अभी ईवाई के अंदर ये वर्क कर रहे हैं एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट, और ईवाई में वर्क करते हुए इन्हें अप्रोक्स 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। इन्होंने ग्रेजुएशन भी अभी रिसेंटली ही कंप्लीट किया है, 2019, राइट सौरभ? Yeah, right. या Yeah. सो 2019 के अंदर ही इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है फ्रॉम जयपुर आई नर्चर एजुकेशन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एंड पूर्णिमा यूनिवर्सिटी। तो इनकी जो ग्रेजुएशन थी वो भी इन साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही थी। इन्होंने अलग अलग सर्टिफिकेशंस भी ले रखे हैं। वो सर्टिफिकेशंस ओएससीपी के अलावा आपके रेड टीमिंग से रिलेटेड है, डोकर सर्टिफाइड एसोसिएट है, एडब्ल्यूएस सर्टिफाइड सिक्योरिटी है, इन्होंने सर्टिफाइड एथिकल हैकर का सर्टिफिकेशन ले रखा है इसी काउंसिल से, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट एजोरे सिक्योरिटी इंजीनियर एसोसिएट, नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट लेवल 2 तक का इन्होंने किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम इनसे यही जानेंगे कि ओएससीपी कितना इजी है या कितना हार्ड है, लोग क्यों बोलते हैं कि ओएससीपी इतना हार्ड हो गया, या फिर क्या वैल्यू है ओएससीपी की, या फिर प्रिपरेशन कैसे करनी होती है इसकी। सो एक एक करके हम लोग इनसे क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस का जवाब लेते हैं इन्हीं से ही। तो सौरभ, आप बताइए कि ओएससीपी की क्या वैल्यू है अभी, कि आपने ओएससीपी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस आ गए हैं आपकी लाइफ में? Okay. So, first of all, sir, thank you for inviting me here. And yeah, जब हम OSCP करते हैं तो हमारे लिए बहुत उस समय क्या होता है ना कि हमारे लिए थोड़े माइंड में सिचुएशन ऐसा बना रहता है कि एग्जाम हमारा निकलेगा या नहीं निकलेगा, टफ एग्जाम है, क्योंकि हम इसके बारे में बस बाहर की दुनिया से सुनते हैं कि इस तरीके से एग्जाम दिया जाता है। हम दूसरों के राइटअप्स को पढ़ के समझते हैं कि ये मशीन आता है, ऐसे हम एग्जाम देते हैं। बट यदि हम इसकी वैल्यू की बात करें तो आज के डेट में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है। और जब भी हम कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट करते हैं तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट का डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा रहती है। एंड ये ऐसा प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है जिसमें हमें सिक्योरिटी के बारे में पता चलता है। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से अटैक पॉसिबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं। एंड वो टूल्स जो होते हैं हमें कैसे यूज करना है, हम ये ओएससीपी सर्टिफिकेट एग्जाम के थ्रू हम समझते हैं। एंड प्लस हमें ये पता चलता है कि कितने सारे टेक्नोलॉजीज हैं जिनके ऊपर हम अटैक पॉसिबल है, कहाँ हमें किस सोर्स के थ्रू हमें कैसे पब्लिक एक्सप्लॉइट को यूज करना है, हमें कैसे पब्लिक एक्सप्लॉइट को समझना है, और समझने के साथ साथ हमें पब्लिक एक्सप्लॉइट को अपने अकॉर्डिंग, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे मॉडिफाई करना है, और प्लस उसको यूज करके हमें कैसे अटैक करना है। तो ओएससीपी के अंदर तो ये सब चीजें हम सीखते हैं। इसकी वैल्यू हमें जब मिलती है जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। ओके, क्योंकि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हाँ, सामने वाला यदि ओएससीपी सर्टिफाइड है, ओके, तो उसका प्रेफरेंस जॉब के टाइम एक लेवल हाई हो जाता है, और उसे एक उम्मीद भी रहती है कि हाँ, ये यदि वो बंदा ओएससीपी सर्टिफाइड है तो इसके पास एक सिक्योरिटी की अच्छी खासी नॉलेज होगी, और उस नॉलेज को वो अपने क्लाइंट के लिए या कस्टमर के लिए उस नॉलेज को यूज करके आगे का फर्दर टेस्टिंग को ये कंटिन्यू कर सकता है। ओके, तो मतलब ओएससीपी की अच्छी खासी डिमांड है मार्केट में।
तो सौरभ ये बताइए कि सही टाइम क्या है ओएससीपी को स्टार्ट करने के लिए। मीन जैसे आपने ग्रेजुएशन किया तो आपको पहले कुछ एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए या फिर आप कॉलेज के साथ साथ ओएससीपी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ और मुझे थोड़ा बहुत आता है पेन टेस्टिंग, तो क्या मैं ओएससीपी की प्रिपरेशन कर सकता हूँ, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अगर आपने एटलीस्ट 1 ईयर जॉब किया है तो मैं उसके बाद ओएससीपी की प्रिपरेशन करूँ। तो आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है? ओके। सो यदि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे जानना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा कि हमें ना ग्रेजुएशन के बाद सबसे पहले एक जॉब हंट करना चाहिए सिक्योरिटी फील्ड में। और हम्म। उसके बाद 1 साल के प्रिपरेशन के बाद, समझने के बाद, मार्केट को समझने के बाद, कंपनीज की रिक्वायरमेंट को समझने के बाद ओएसीपी सर्टिफिकेशन के लिए जाना चाहिए। क्योंकि डिपेंड करता है कि हम यदि ऑर्गेनाइजेशन में हम जब वर्क करते हैं किसी भी क्लाइंट प्रोजेक्ट पे, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें किस तरीके से उस चीज को यूज करना है उस प्रोजेक्ट के लिए, या किसी भी लाइक सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए, लाइक आप कह सकते हैं पीटी के लिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। तो हमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे करना है, अप्रोच क्या होता है, हमें ये सारी चीजें पता चल जाती हैं यदि एज ए फ्रेशर हम किसी कंपनी को एज ए ज्वाइन करते हैं तो। क्योंकि जब स्टार्टिंग में हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हमें ट्रेनिंग भी दी जाती है। ओके। सो वो ट्रेनिंग के थ्रू हमें इतना पता चल जाता है कि कैसे इसको अप्रोच करना है। तो मैं तो ये कहूंगा कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो आपको सर्टिफिकेशन लेने में हेल्प करती हैं। ओके। सो आप कंपनी से हेल्प ले सकते हैं, आप अपने जॉब के टाइम इसको पढ़कर आप सर्टिफिकेशन को क्लियर कर सकते हैं। इसमें यह होता है कि आपको एक आपके पॉकेट से पैसे भी नहीं लगे यदि आपके पास पैसे की कमी है, क्योंकि एक ओएससीपी सर्टिफिकेट एक कॉस्टली सर्टिफिकेट है। राइट, राइट। और यदि आपके पास एक पैसे की कमी है तो आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि आप सबसे पहले जॉब हंट कीजिए, उसके बाद कंपनी में जाइए और उसके बाद आप ओएससीपी के लिए अप्लाई कीजिए। प्रॉब्लम यह है कि यदि कॉलेज के टाइम हम ओएससीपी करते हैं, ओके, तो ओएससीपी के लिए ना हमारे लिए ना बहुत हार्डवर्क चाहिए और एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है प्रोग्रामिंग की। ओके। यदि हम प्रोग्रामिंग नहीं समझते हैं, हमें प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं आती है, यदि हम कोड को नहीं समझ सकते हैं, कोड कैसे वर्क कर रहा है, उसको हमें कैसे एक्सप्लॉइट करना है, उसके अंदर क्या बग है, तो फ्यूचर में यही एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है और फ्यूचर में हमारे लिए लाइक ये काइंड ऑफ प्रॉब्लम बन जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले आप 1 साल का एक्सपीरियंस लीजिए। आप अपने कॉलेज के टाइम पे जितने भी चीजें आपने सीखी है उसको पहले समझिए कि आपको कैसे यूज करना है। ओके। देन आप एक स्मॉल सर्टिफिकेट कर सकते हैं ओएससीपी से पहले, ताकि आपको जॉब हंटिंग में इशू ना हो। और आप एक बार एज ए फ्रेशर किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद सर्टिफिकेट के लिए जाइए। कंपनियां भी एज ए फ्रेशर वो एज ए फ्रेशर कंपेयर नहीं करती, वो उम्मीद नहीं करती कि आपको ओएससीपी लेवल का नॉलेज हो या आपको ओएससीपी आप सर्टिफाइड हो। राइट, तो राइट। आप नॉर्मल सर्टिफिकेट करके भी सिक्योरिटी वाले जाते हैं किसी कंपनी में, ये भी एक बहुत सही ऑप्शन है। देन आप कंपनी में जाइए और वहां से आप सर्टिफिकेट अपना कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि एक और चीज और कंपनी में लाइक होता है कि आपको बहुत सारे ओएससीपी वाले मिल जाएंगे और आपके जो कलीग होंगे ऑफिस में, आप उनसे और ओएससीपी के बारे में जान सकते हैं। और जानने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से ओएससीपी के लिए एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी बनानी है और आप कैसे उसको टैकल कर सकते ओके, ठीक है सौरभ। हाँ, सो ओएससीपी के अंदर अपन ने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, लाइक सीटीएफ एंड ऑल। सो क्या ये ज़रूरी है कि आप सीटीएफ स्टार्टिंग से कर रहे हैं, या फिर क्या आपने कोई कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया है, या फिर कितना ज़रूरत है कि आप सीटीएफ की प्रिपरेशन पहले से ही करके रखते हैं ओएससीपी एग्ज़ाम देने से पहले, या फिर क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है जब आप ओएससी की प्रिपरेशन करते हैं? तो प्लीज़ सौरभ। हैं? ओके। हमारा एक रहता है कि हाँ हमें इस चीज की नॉलेज है, क्योंकि ओएससीपी एक सर्टेन लेवल का सर्टिफिकेशन है जिसके अंदर खुद के उनके सिलेबस हैं। ओके। और वो सिलेबस एक एडवांस सिलेबस भी है और लाइक बेसिक टू एडवांस सिलेबस है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जो उनके सिलेबस में जो दिए गए हैं डिटेल्स, क्या वो हमें आता है। यदि हम कंफर्म है कि हाँ हमें आता है,
देन तो आप तुरंत हंट कीजिए ओएससीपी के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आपको लगता है कि आपको ये चीजें नहीं आती हैं और आपको ये चीजें पहले सीखनी चाहिए, और आपको ये समझना चाहिए कि जब हम ओएससीपी के लिए लैब परचेस कर रहे हैं तो लैब में हमें मशीन सॉल्व करने होते हैं। हम्म। ओके, तो मशीन सॉल्व करने से पहले हमें उनके टूल्स के बारे में, कैसे तो कितने डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं हर एक अटैक्स के लिए, सबसे पहले हमें एक उसके ऊपर एक्सपीरियंस हो जाएगा तो हम लैब में हमारे लिए मुश्किल नहीं होती है। यदि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो जो हमें एक सर्टेन पीरियड और टाइम मिलता है लैब करने के लिए, हम उस सर्टेन पीरियड टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें सबसे पहले उस टूल्स के बारे में लर्न करना पड़ता है, तब हमें लैब सॉल्व करनी पड़ती है। और हमारे लैब के टाइमिंग ही एक 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ होते हैं। तो इस चीज के लिए अपने टाइम सेव करने के लिए और सारे मशीन ओएससीपी के लैब में सॉल्व करने के लिए एट अ टाइम ऑफ प्रैक्टिस हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें सीटीएफ देखने चाहिए। जो भी अभी मार्केट में सीटीएफ अवेलेबल हैं, वो सीटीएफ आपको एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर देते हैं कि किसी भी आप अटैक्स देखते हैं या किसी भी टाइप का आप इंक्रिप्शन देखते हैं या किसी भी टाइप का आप पेलोड देखते हैं, उनको देखने के बाद आपको क्या अप्रोच करनी है पर्टिकुलर अटैक्स और वर्नरेबिलिटीज और पर्टिकुलर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, तो आपको ये बातें समझ में आ जाती हैं। सेकंड सीटीएफ आपको हेल्प करता है कि आपका जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है थिंकिंग का सिक्योरिटी फील्ड में, वो आपको एक इंक्रीज करता है। तो एट ए टाइम जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने दो चीज सबसे पहले प्रैक्टिस में लाई थी। सबसे पहले मैंने लाइक हैक द बॉक्स को यूज किया था। एक हैक द बॉक्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारे ओएससीपी काइंड ऑफ मशीन्स आपको मिल जाते हैं। तो आप वहां पे जाइए, आप वहां पे रिटायर्ड बॉक्स सॉल्व कीजिए। रिटायर्ड बॉक्स आप जब सॉल्व करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर मशीन सॉल्व करने के लिए आपको क्या अप्रोच रखना है। तो यहाँ पे आपकी एकदम क्लियरिटी बन जाती है। देन देन आप नॉर्मल सीटीएफ लाइक जैसे कि आप कह सकते हैं ट्राई हैक में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है आज टेक्नोलॉजी के बारे में। उन्होंने एकदम बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक उन्होंने उसको इस तरीके से बनाया है। तो हम यदि ट्राई हैकमी पे जाकर उनको सॉल्व करते हैं, 1 महीने वहां पे टाइम देते हैं, तो वहां से हमारा बेसिक क्लियर हो जाता है। देन हम यदि नेक्स्ट सीटीएफ बात करें तो वो हमारा रूटमी है। यदि हम रूटमी पे आते हैं तो रूटमी पे भी बहुत सारे टाइप्स के अटैक्स दिए हैं और उनको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो यदि हम रूटमी को भी 1-2 महीने के अंदर पूरा उनका चैलेंजेस सॉल्व कर पाते हैं तो हमारे लिए वेल एंड गुड है, क्योंकि यदि हम कर पाते हैं तो हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं ओएससीपी के लिए। जब हमारा ये हैक द बॉक्स, ट्राई हैक मी और रूट मी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप ओएससीपी के लिए लैब परचेस कर सकते हैं। लैब परचेस करने के बाद आप वहां के जितने भी मशीन्स हैं वो मशीन सॉल्व कीजिए और फिर आप एग्जाम के लिए हंट करने जाइए। तो एक क्वेश्चन और है आपके आंसर के बाद में कि कितना मिनिमम टाइम चाहिए होता है एक ओएससीपी सर्टिफिकेट, मतलब जैसे अगर आप लैब वगैरह बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो उससे पहले एटलीस्ट कितना टाइम देना चाहिए कि लेट्स से 6 मंथ, 1 ईयर या 2 मंथ्स आर सफिशिएंट, 3 मंथ्स आर सफिशिएंट? तो क्या लगता है आपको कि अगर आप, और कितना टाइम देना होता है दिन में? क्योंकि जैसा आपने कहा कि आप पहले एक जॉब हंट कर लीजिए, तो अगर आप लेट्स से 8 to 9 आवर्स जॉब भी कर रहे हैं और उसी के साथ अब आपको सीटीएफ की प्रिपरेशन भी करना है, तो कितना टाइम देना होगा और कितना लॉन्ग टाइम चला जाएगा, मतलब मंथ के हिसाब से या फिर ईयर के हिसाब से? ओके, सो सो यहाँ पे एक बात आता है कि लोग कहते हैं कि ठीक है, यदि मैं जॉब करता हूँ तो जॉब करते समय मैं कैसे ओएससीपी की तैयारी कर सकता हूँ। तो ये चीज को छोड़कर मैं पहले ओएससीपी कर लूँ तभी मैं जॉब के लिए हंट करूंगा। ओके, तो जब जॉब हम करते हैं तो हमारे पास जॉब, जैसे हम सिक्योरिटी फील्ड में जॉब कर रहे हैं एज ए फ्रेशर, तो एज ए फ्रेशर हमारे ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता जॉब का। ओके, सो हमारे से कंपनी हमसे ये उम्मीद करती है कि आप चीजों को लर्न कीजिए, वो टाइम भी देती हैं, आप चीजों को लर्न कीजिए, आप उस चीज लर्न करने के बाद आप उन चीजों को एप्लीकेबल कीजिए। ओके, कंपनी में एक और बेनिफिट होता है कि आप यदि कंपनी में आते हैं तो आपको लर्निंग आवर्स के लिए भी ब्रेक्स मिलते हैं।
आप चाहेंगे तो उसके लिए आप ब्रेक्स ले लीजिए। यदि आप वो भी नहीं लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ कम से कम 3 आवर्स डेली पढ़ने होंगे ओएसीपी के लिए। यदि आप 3 आवर्स कंटिन्यूअस पढ़ते हैं सिर्फ ओएसीपी, ओके, जॉब के साथ, आप नेक्स्ट 6 मंथ तक, ओके, ओके। तो आप ओएसीपी बहुत इजी वे में क्लियर कर सकते हैं। ओके, देन एक और चीज आता है कि हम यदि ओएसीपी के लिए लाइक जैसे कि आपने बताया कि 1 साल, 2 साल, 6 महीने, ये डिपेंड करता है सामने वाले बंदे की लर्निंग कैपेसिटी पे। ओके। यदि आप 6 महीने में 3 घंटे रोज के हिसाब से पढ़ के कंप्लीट करते हैं तो इट्स ओके, आप उस चीज को 2 महीने में भी कर सकते हैं, 4 महीने में कर सकते हैं, 6 महीने में कर सकते हैं। 6 महीने में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप भी एक आपके माइंड पर भी एक प्रेशर ना रहे, आपके चीजें क्लियर रहे, ये आपके दिमाग में ना चलता रहे कि मुझे ओएसीपी देना है, देना है, देना है। ओके, इसलिए मैं एक ओएसीपी के लिए आप 6 महीने लीजिए, आराम से लीजिए, कोई इसमें जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब 6 महीने बाद आप प्रिपेयर हो जाते हैं, लाइक ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स और बेसिक्स नॉलेज, सभी चीजें के बारे में आपको पता चल जाती है, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छे हो जाते हैं, कम से कम आपको एक सेल स्क्रिप्टिंग तो आनी चाहिए। आप क्योंकि आज मार्केट में आप देखिएगा तो बहुत सारे एक्सप्लॉइट पाइथन में लिखे रहते हैं, बहुत सारे एक्सप्लॉइट नॉर्मल सेल स्क्रिप्ट होते हैं। तो हमें ये बात को समझना पड़ेगा कि ये पाइथन कैसे वर्क कर रहा है, ये सेल स्क्रिप्टिंग कैसे वर्क करे। तो ये बहुत मतलब ये बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं है। आप इसके अंदर जितना टाइम दीजिएगा आप उतनी चीजें लर्न कर पाएंगे। ओके, क्योंकि एक अटैक करने के लिए बहुत सारे मेथोडोलॉजी होते हैं, हमें सभी चीज को समझना है, उनमें से किसी एक अप्रोच को हमें रख के चलना होगा। ओके, बहुत सारे टूल्स हैं, उसमें से टूल्स भी आपको देखने पड़ेंगे कि कौन से टूल्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं, क्योंकि आप हिट एंड ट्रायल किसी भी टूल्स पे नहीं कर सकते एट अ टाइम ऑफ एग्जाम। तो आपको टूल्स भी पता होने चाहिए कि हाँ मैं ये टूल्स यूज कर रहा हूँ, इससे इस स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाता है, या इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ अटैक मैं विंडो और लिनक्स बेस्ड मशीन पे कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें लर्न करने के लिए हमें एक अच्छा खासा टाइम फ्रेम चाहिए। तो आप यदि 6 मंथ 3 आवर्स के हिसाब से वर्क करते हैं और पढ़ाई करते हैं, देन आप दो महीने उसके बाद ले लीजिए, लैब परचेस कीजिए, 1 महीने का या 2 महीने का, डिपेंड करता है आपके मन पे या आपके प्रैक्टिस पे। तो आप वो चीज कर सकते हैं यहाँ पे, देन आप एग्जाम के लिए हंट कर सकते हैं। सो सौरभ, ये बताइए कि जब भी आप पहले प्रैक्टिस करते हैं तो अपन जो सभी स्टूडेंट्स हैं नोट्स वगैरह क्रिएट करते हैं उनसे रिलेटेड, तो कितना ज़रूरी है आपके प्रैक्टिस टाइम पे नोट्स प्रिपेयर करना, और क्या वो नोट्स रियल में ही आपके ओएससीपी एग्ज़ाम के अंदर काम आते हैं, या फिर क्या ओएससीपी के एग्ज़ाम के टाइम पे अलाउ होते हैं कि आप अपने पुराने नोट्स के थ्रू, जैसे आपने टूल का नाम बताया तो ऑब्वियसली इतना याद नहीं होता हो सकता, जैसे एनमैप की कुछ स्क्रिप्ट्स है, आप एनएससी कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह लगा रहे तो हो सकता है कुछ चीज़ याद नहीं आ रही, तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि एग्जाम के टाइम पे आप अपने पुराने नोट्स देख सके? और बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग नोट्स या जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ऑफलाइन नोट्स क्रिएट करके रखते हैं, मतलब अपने नोटबुक के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि नोट्स डिजिटल होने चाहिए या फिर आप ऑफलाइन मोड के अंदर आप रख सकते हैं? जब हम ओएसीपी एग्जाम देते हैं तो हमारा एग्जाम ये 48 आवर्स का होता है, जिसमें हमें 24 आवर्स मिलते हैं, जिसके अंदर हम अपने लैब्स को सॉल्व करके और सभी लैब को सॉल्व कर पाए, और वहाँ पे टोटल 5 मशीन्स होती हैं। तो जब हम किसी भी एग्जाम के लिए नोट्स, लाइक कुछ भी हम प्रिपेयर करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, वो लाइक कोई भी एग्जाम हो, इवन कॉलेज का एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, प्राइवेट एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, तो हम एक नोट्स क्रिएट करते हैं। ओके, और ये नोट्स तब हमें हेल्प करता है जब हम कहीं चीजों में, लाइक जब हम किसी एग्जाम को हंट कर रहे हैं, तो हम यदि कहीं भी हमें कंफ्यूजन आता है, ओके, तो हमें उस समय ये नोट्स हेल्प करते हैं कि उस चीज को हम वापस रिफ्रेश हो जाए, और एग्जाम के टाइम बहुत सी चीजें हमें याद नहीं होती हैं। ओके, तो हमें इस नोट से ये हेल्प मिल जाता है कि हाँ हमने क्या क्या छोड़ा है, हमें क्या चीज, लाइक हमें क्या चीज को कंसीडर करना चाहिए एट द टाइम ऑफ एग्जाम, हमें ये नोट्स हेल्प करती है। तो नोट्स को हम क्या कर सकते हैं कि हम पेपर पेन ना यूज करें, ओके, हम डिजिटल फॉर्म का नोट्स यूज करें। ओके,
क्योंकि बहुत सारे अभी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल हैं जहाँ पे हम अपने नोट्स को सेव कर सकते हैं। ओके, सो जब हम एग्जाम हंट कर रहे हैं, ओके, जब एग्जाम में कोई ऐसा स्क्रिप्ट आता है जो कि आपको याद नहीं है और आप कोशिश करते हैं उसको रिकॉल करने के लिए, आप उसको रिकॉल नहीं कर पाते, उस टाइम आप अपने उस डिजिटल नोट को ऑनलाइन एक्सेस करके आप देख सकते हैं कि हाँ मैं कहाँ कौन सी स्क्रिप्ट में यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, और आप हंट कर सकते हैं। ओएसीपी एग्जाम में उनके जो मटेरियल्स देते हैं वो मटेरियल्स ओपन करना अलाउ नहीं है। ओके, आप अपना पर्सनल नोट यदि आप डिजिटल फॉर्म में रखते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। यदि आप पेपर पेन के फॉर्मेट में रखते हैं वो आपको अलाउ नहीं है, क्योंकि एग्जाम के टाइम क्या होता है ना कि जो प्रॉक्टर सेशंस होते हैं उसके अंदर अगल बगल जो भी मटेरियल्स होते हैं वो उन्हें हटाने के लिए बोल देंगे। ओके, तो उस समय आप पेपर पेन नोट्स वैलिड आपके लिए नहीं हो पाएगा और ना ही यूजफुल होगा। तो आप यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने नोट्स को सेव करके रखते हैं तो आप एट ए टाइम एग्जाम के समय आप उसको एक्सेस भी कर पाएंगे और वहां से हेल्प भी ले पाएंगे। या सो आज हमने नई चीज़ देखी कि अगर आप ऑफलाइन नोट्स दे के अगर ओएससीपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वो आपके लिए अलाउड नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉक्टर एग्ज़ाम है और वो सारी चीज़ें हटा देगा जैसा कि सौरभ ने हमें बताया। तो सौरभ से अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यही रहेगा कि क्योंकि एग्ज़ाम जैसा इन्होंने बताया कि 48 आवर्स का एग्ज़ाम है, 24 आवर्स में आपको एग्ज़ाम देना होता है एंड नेक्स्ट 24 आवर्स आपके रिपोर्टिंग के होते हैं। तो 2 दिन तक आप पूरा जाग के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप रिपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड कोई टिप्स, क्योंकि एज ए अगर मैं एज ए स्टूडेंट बात करूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि अरे यार 2 दिन तक जागना है मुझे, तो वो एग्जाम की प्रिपरेशन क्या होती है? क्या आपको पहले से जाग जाग के प्रिपेयर करना होगा, या फिर कुछ ऐसे टिप्स है जो आपने एग्जाम के टाइम पे किया होगा कि रिपोर्टिंग के अंदर आप ये चीज करो तो आपको फायदा हो सकता है, या फिर अगर आप मशीन्स को इस टाइप से सोल्व करो तो ये फायदा हो सकता है? तो सौरभ। क्वेश्चन बहुत जरूरी भी था। लाइक ये जब हम किसी भी लाइक ओएसीपी एग्जाम को जैसे हंट करते हैं 48 आवर्स हमारे पास होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 48 आवर जग कर एग्जाम देना है या हमें कुछ खाना पीना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब हम 24 आवर जो हमारा एग्जाम होता है प्रैक्टिकल्स, 24 आवर्स आपको रिपोर्टिंग के मिलते हैं, तो जो 24 आवर प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं हम उसके बीच में ब्रेक्स लिख सकते हैं। और ये भी ब्रेक ये भी नहीं है वैलिड कि आपको एक बार लेना है या 4 बार लेना है, ब्रेक्स अलाउ है। आप अपने वाटर बोतल अपने साथ रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाने पीने की सामान आप नहीं रख सकते। आपको आप ब्रेक लीजिए, जाइए फ्रेश होइए, खाना खाइए, आप घूम कर आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो एग्जाम जब भी हम ओएसीपी का देते हैं हमें बस इतना ध्यान रखना है कि यदि कोई भी एग्जाम में सपोज कीजिए कि कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते और आपको लगता है कि नहीं ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उस समय आपको वो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो आप ब्रेक लीजिए, घूम कर आइए, फ्रेश होकर आइए, तो मे बी लाइक आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने का कुछ तरीका मिल जाएगा। ओके, एंड और भी चीजें हैं लाइक आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम के टाइम आपको जब भी ब्रेक चाहिए होगा आप प्रॉक्टर्स को मैसेज कीजिए, प्रॉक्टर आपको ब्रेक के लिए अलाउ कर देगा। कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए, लैपटॉप वैसे ही चलता रहेगा। आप रूम से बाहर निकलिए और ब्रेक लेकर आप वापस आ जाइए। ये भी टाइम नहीं है कि आप 10 मिनट में आइए, 15 मिनट में आइए, आप 1 घंटे में आइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको नींद लग रही है तो आप एग्जाम के बीच में नींद भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और या जरूरी ये है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। खाना खाकर जब भी आपको भूख लगे आप खाना खाइए, पानी पीजिए। आपको लगता है कि आपको फ्रेश होना है, आप बाहर जाइए, मूड फ्रेश कीजिए और वापस आके एग्जाम दीजिए। ओके, सो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। और ओएससीपी एग्जाम से पहले हमें सबसे पहले अपने बेसिक्स पे वर्क करने पड़ेंगे। हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वर्क करनी पड़ेगी। हमें ये समझना पड़ेगा कि पब्लिक एक्सप्लॉइट को कैसे हमें यूज करना है और कैसे हमें मॉडिफाई करना है। ओके,
और हमें लाइक टूल्स जो भी हमारे यूजफुल टूल्स हैं हमें उनके भी नोट्स लाइक बना के रखने पड़ेंगे और उनको समझ उनकी प्रैक्टिसिंग हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं उस टूल्स के बारे में तो हो सकता है कि एट एग्जाम टाइम आप उन टूल्स के कमांड को भूल जाएं, या ये भी हो सकता है कि आप एग्जाम के समय आपको वो टूल्स के बारे में पता ही याद ही नहीं आ रहा हो कि कैसे यूज करना है। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। एंड लास्ट चीज, जब आप लाइक ओएससीपी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इनोमरेशन और प्रिविलेज एस्केलेशन है। यदि आप इनोमरेट अच्छे से पांचों मशीन को कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे कि कैसे उस मशीन के लिए मुझे प्रिविलेज लेने के लिए मुझे अप्रोच करना है। और आपको एक बार एक यूजर लेवल का प्रिविलेज मिल जाता है तो उसके बाद अगेन आपको इनोमरेशन पे ही फोकस करना है कि अब मुझे क्या इनोमरेट करके हाई लेवल प्रिविलेज एक्सेस करना है। तो हमारे इनोमिनेशन यहाँ पे बहुत जरूरी है। सेकेंड पार्ट, जब हम प्रिविलेज एस्केलेशन की बात करते हैं तो हमें प्रिविलेज एस्केलेशन भी पता होना चाहिए कि कितने सारे तरीके हैं मार्केट्स में, कितने सारे तरीके हैं सिक्योरिटी फील्ड में। एक मशीन को एक लाइक इफ कोई विंडो प्लेटफॉर्म है या लिनक्स प्लेटफॉर्म है तो हमें दोनों प्लेटफॉर्म के मेथड्स पता होना चाहिए कि कैसे हमें प्रिविलेज लेना है, ताकि एग्जाम के टाइम आप कंफ्यूज ना हो पाए प्रिविलेज एस्केलेशन में। प्रिविलेज एस्केलेशन बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होता है और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होता है एग्जाम में। सो आप सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस यही दो चीज पे करनी है, और ये यदि दो चीज स्ट्रांग हो जाती है आपकी तो आप ओएससीपी बहुत आसानी से क्लियर कर पाएंगे। ओके सौरभ, एक चीज और बताते हैं कि ओएससीपी के अंदर जो बफर ओवरफ्लो आपका आ रहा है ये बहुत ही मतलब हार्ड है आपका टॉपिक, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ओके, सो बफर ओवरफ्लो लाइक जो हम ओएससीपी एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, ओके, उसके प्रिपरेशन के लिए जब आप पर्टिकुलर लैब सॉल्व करेंगे, ओके, जो आप लैब परचेस करते हैं 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे बफर ओवरफ्लो के ऊपर। यदि आप उस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो आपके एग्जाम के लिए एनफ है। सेकेंड चीज, जो आपको ओएससीपी मटेरियल शेयर करता है और जिस वे में उन्होंने बफर ओवरफ्लो को उस मटेरियल में एक्सप्लेन किया है, यदि आप उस चीज को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका बफर ओवरफ्लो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एंड आपको कुछ बेसिक चीजें भी बफर ओवरफ्लो में समझ में लाइक प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। लाइक बफर ओवरफ्लो जो हम टूल्स यूज करते हैं, ओके, एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी रिवर्स इंजीनियरिंग टूल हम यूनिटी डिबगर या ओली डिबग यूज कर रहे हैं तो वो टूल वर्क कैसे करता है। यदि कोई थर्ड पार्टी टूल्स हैं, लाइक सपोज कीजिए थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट जैसे कि हम मोना स्क्रिप्ट यूज करते हैं, तो वो मोना स्क्रिप्ट कैसे मुझे अपने यूनिटी डिबगर में कैसे हमें एक्सेस करना है, हमें ये पता होना चाहिए। यदि ये बात हमें पता है, हम उस टूल्स को यूज कर पा रहे हैं, तो हमें ये क्लियरिटी रहेगी कि कैसे हमें ये ओवरफ्लो वाले अटैक्स को हैंडल करना है। तो इधर उधर मतलब इसके अंदर यह है कि आपको बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं घूमना है बफर ओवरफ्लो के लिए। आप सिर्फ ओएससीपी के मटेरियल को फॉलो कीजिए, ओएससीपी के लैब को फॉलो कीजिए, और एक दो लाइक एक्स्ट्रा लाइक जब आप हैक द बॉक्स सॉल्व करेंगे तो हैक द बॉक्स सॉल्व करते समय एक दो मशीन हैक द बॉक्स में बफर ओवरफ्लो के हैं, तो आप यदि उनके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो आपको कभी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बफर ओवरफ्लो वर्क करता है कॉन्सेप्ट पे। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बफर ओवरफ्लो का तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जाम को इस पर्टिकुलर मशीन्स को सॉल्व करने में। ओके सौरभ, तो ओएससीपी के बाद अभी क्या प्लान है? क्या आप ऑफेंसिव सिक्योरिटी के नेक्स्ट किसी सर्टिफिकेशन पे जाना चाहेंगे या फिर आपको थोड़ा मतलब टाइम चाहिए नेक्स्ट सर्टिफिकेशन के लिए? यहाँ पे मैं लाइक ओएससीपी तो मैंने अभी रिसेंटली किया है। लाइक अब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर्टिफाइड पेन टेस्टर का। सो जब इस प्रिपरेशन में भी एक टाइम फ्लो चाहिए, एक लंबा पीरियड गैप चाहिए टाइम्स का,
और इसके अंदर भी लाइक जब आप सीआरटी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सीआरटी के लिए भी एक बहुत लंबा एक सिलेबस है। ओके, तो जब हम सीआरटी के प्रैक्टिस करते हैं तो उस समय ना उनके बहुत सारे रेफरेंस बुक है। यदि उस रेफरेंस बुक हम नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट सीआरटी एग्जाम को हंट करने पहुंच जाते हैं तो 90% चांस होगा कि आप फेल हो जाएंगे, उस एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे। ओके, सो सीआरटी एक लॉन्ग पीरियड वाला लाइक कह सकते हैं कि एक एग्जाम हंटिंग का अप्रोच है। सो ओएससीपी के बाद यदि कोई क्रेस्ट सर्टिफाइड पेन टेस्टर का एग्जाम देना चाहता है तो वो जा सकता है, क्योंकि जब हम ओएससीपी का कंप्लीट करते हैं तो हमें कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं। ओके, तो वो क्रेडिट्स हमें ना ओएससीपी नेक्स्ट सर्टिफिकेशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए हेल्प करता है। तो जैसे कि मैंने जब ओएससीपी कंप्लीट किया तो मुझे कुछ 40 क्रेडिट मिले, 40 और सीपी। सो मैं उस 40 सीपी को क्रेस्ट के एग्जाम के लिए मैं यूज कर सकता हूँ। ओके, तो मुझे एक यहाँ पे एक प्रिविलेज मिल जाता है। तो उस चीज को, क्योंकि आज के टाइम ओएससीपी ने क्रेस्ट के साथ एक टाई अप किया हुआ है जिसमें एक प्रेफरेंस की बात करें तो वो ओएससीपी सर्टिफिकेट को अपने एग्जाम में प्रेफरेंस देता है। तो यदि आप उस अप्रोच में जाते हैं तो आपके लिए सीआरटी एग्जाम बहुत इजी हो जाएगा। यदि आप इस अप्रोच को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको एक बहुत लंबा बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसके बाद इस एग्जाम को आपको क्रैक करने में आप वो जो भी आपने पढ़ा है टाइम पीरियड में आपको वो हेल्प करेगा। ओके, सो जो भी आपने बताया कि आपको जो 40 सीपी मिला है वो इन टर्म्स ऑफ मनी आपको हेल्प करता है या फिर मतलब किस बेसिस पे आपको वो क्रेडिट हेल्प करेगा? ओके, सो यहाँ पे रूल ये है कि आप यदि क्रेस्ट सीआरटी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपको एक एग्जाम देना पड़ता है। वो क्रेस्ट में दो तरीके के एग्जाम होते हैं। ओके, एक नॉर्मल एक नॉर्मल पेपर है उनका और एक एडवांस पेपर है। ओके, तो जो नॉर्मल वाला पेपर है आपको एडवांस वाला पेपर देने की जरूरत नहीं है यदि आप ओएससीपी कर चुके हैं तो आप नॉर्मल पेपर उनका दीजिए और आप वो एमसीक्यू एग्जाम होता है तो आपको वो एमसीक्यू एग्जाम क्लियर करना है और आपके पास सीआरटी का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा विदाउट प्रैक्टिकल एग्जाम, बिकॉज आपने ओएससीपी एग्जाम दे रखा है। Okay. इसलिए यदि आप ओएससीपी एग्जाम नहीं दिए हुए हैं उस केस में आपको सीआरटी का प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा। और जो ये सीआरटी सर्टिफिकेट होता है ये 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो आपने तो सपोज कीजिए आपने ओएससीपी दिया, सीपी अपना यूज करके आपने सीआरटी का सर्टिफिकेट ले लिया। आफ्टर 3 ईयर आपको वापस सीआरटी के लिए रिन्यू कराने के लिए उस सर्टिफिकेट को आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ पे ये बेनिफिशियल हो जाता है कि आपको सीआरटी का सर्टिफिकेट बहुत इजी वे में मिल रहा है ऑन बेसिस ऑफ द ओएससीपी एग्जाम। ओके, सो यही यहाँ पे ये सीपी का रोल प्ले करता है। ओके सौरभ, सो हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें क्लियर कर ली है ओएससीपी के रिलेटेड, बट जो पेंटेस्ट के जो व्यूअर्स हैं जो भी यूट्यूब पे ये देख रहे हैं तो उनके लिए अगर आप कुछ टिप्स देना चाहे या फिर आप 2 लाइन उनके लिए कुछ बताना चाहे कि ओएससीपी क्यों ज़रूरी है या फिर आपको कैसे प्रिपेयर करना है, सो प्लीज सौरभ। ओके, सो प्रिपरेशन के टर्म में बात करें ओएससीपी के लिए तो 3 घंटे तो रोज की दीजिए। ओके, सो 3 घंटे आपको अपने बेसिक स्किल पर ब्रशअप करने हैं। आपको जितने भी आपके बेसिक स्किल्स हैं आप नेटवर्किंग में, वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड, आपको अटैक से रिलेटेड, बग से रिलेटेड एंड कोडिंग से रिलेटेड आपके सारे बेसिक स्किल्स क्लियर होने चाहिए। सेकेंड चीज, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके ओएसआई लेयर होते हैं उनके ओएसआई लेयर पे सभी लेयर्स के ऊपर अटैक होते हैं। ओके, तो आप एक ओएससीपी एग्जाम क्लियर देने जा रहे हैं तो आपको ये ओएसआई लेयर के सारे अटैक्स क्लियर होने चाहिए, जरूरी है। एंड सेकेंड चीज आपके जैसा मैंने पहले भी बोला था कि आपको प्रिविलेज एस्केलेशन और इनोमिनेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं जो आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेंगी। ओके, एंड सेकेंड चीज, ओएससीपी करने के बहुत सारे फायदे हैं। आपको जॉब के रोल में भी फायदा मिलता है और आपको सैलरी के टर्म में भी फायदा मिलता है।
तो जो OSCP क्या है कि वर्ल्ड वाइड वैल्यूबल सर्टिफिकेट है। ओके, सो आप किसी भी कंट्री में जाना चाहें उस सर्टिफिकेट के बेस पे कि या आपके पास वो स्किल्स है, आप दूसरे कंट्री में भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो OSCP सर्टिफिकेट आपको वर्ल्ड वाइड एक क्रेडिबिलिटी देता है कि या आपके पास उस चीज की नॉलेज है, तो आप अप्लाई कीजिए, आपको जॉब मिलेगा। ओके, एंड एक और चीज यदि OSCP आप किए हुए हैं तो या डेफिनेटली आपको सैलरी में तो हाइक मिलेगा ही मिलेगा कंपनी में। एंड प्लस एक OSCP लोग एक मान के चलते हैं, यदि आपको OSCP आती है तो आप एक वैल्यूबल पर्सन है उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। एंड आपको किसी भी कंपनी में यदि प्रोजेक्ट हंट करने हैं तो आपको उस प्रोजेक्ट हंट करने में प्रॉब्लम नहीं होती। सेकेंड चीज, आपके लिए रेड टीमिंग जो एक्सरसाइज होते हैं, ओके, रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग, उसके लिए आपका एक पाथ क्लियर हो जाता है। क्योंकि जब भी हम रेड टीमिंग के लिए बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ना सर्टिफिकेशन से देखा जाता है कि या कोई भी बंदा है रेड टीमिंग में आना चाहता है तो क्या उसके पास OSCP या क्रेस्ट या CRT के पास रिलेटेड सर्टिफिकेट है या नहीं। तो यदि आपके पास OSCP का सर्टिफिकेट है तो आप बहुत इजी वे में रेड टीमिंग एक्सरसाइज में पार्ट ले सकते हैं और आपके ऊपर उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि एक रेड टीमिंग एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज होता है। ओके, एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि रियल अटैक्स हम परफॉर्म करते हैं। तो उस रियल अटैक्स को परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हमारा OSCP सर्टिफिकेशन है वो स्किल्स को लर्न करने में हेल्प करता है। तो आपके रेड टीमिंग और ब्लू टीमिंग एक्सरसाइज के लिए भी आपका रास्ता क्लियर हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा VAPT ही कीजिए पूरे अपने कैरियर के टाइम। तो आपको यदि स्विच करना है रेड टीमिंग और ब्लू टीमिंग में तो आप वहां पर भी स्विच कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल OSCP सर्टिफिकेट इस तरीके से हमें अपने कैरियर ग्रोथ में हेल्प करता है। राइट सौरभ, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि रेड टीमिंग इट्स जस्ट रिलेटेड टू पेन टेस्टिंग और VAPT। सो गाइस, रेड टीमिंग अलग पार्ट है, उसके अंदर एक पार्ट आ जाता है VAPT का या पेन टेस्टिंग का। रेड टीमिंग बिल्कुल डिफरेंट है। सो उससे रिलेटेड भी अपन डिस्कस करेंगे सौरभ से कि रेड टीमिंग क्या है, कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं आने वाले वीडियोस के अंदर। सो थैंक यू सौरभ हमसे जुड़ने के लिए, और आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताई जो कि इम्पोर्टेंट है। और जो लोग OSCP की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं आज। और फिर भी अगर आपको लगता है सो आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं अगर आपको कोई कुछ सवाल हो इससे रिलेटेड। सो सौरभ विल असिस्ट यू कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आप OSCP का एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और कैसे आप इजीली इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है आज की OSCP इतना ज़्यादा टफ नहीं है अगर आप फिक्स टाइम पे प्रिपेयर कर रहे हैं तो। सो गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू सौरभ। सो गाइस, वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो OSCP की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सो थैंक यू। थैंक यू सर।